Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन हकीकत में क्या है 2 दिन पहले मालूम चल जाएगा। बलिया बागी बलिया है। 2 दिन कैसे? 2 दिन पहले सभी को मोहर लगेगा कि हम जीत गए हैं। जातिवाद नहीं चलती है। यहाँ पर सिकंदर खां को देखेंगे तो वो किसी बाबू शाह की शक्ल में नजर आएंगे, किसी तिवारी जी को देखेंगे किसी मुल्ला जी की शक्ल में नजर आएंगे। तो यहाँ पे इतना आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ जाति फैक्टर काम नहीं करता। उसको तहकीकात करना चाहिए, क्योंकि एसी में बैठ करके चाहे कोई भी सरकार हो नहीं चलेगा। आप अपने उस प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री सीएम बना करके उस गांव में उस कौम में भेजिए और उसके दर्द को समझिए और दर्द को वहाँ निभाइए। मैं गारंटी देना को सुधार निश्चित। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है बलिया लोकसभा क्षेत्र में और हम यहां पर पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार बलिया लोकसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता जो है वो वोट करने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने सपा प्रत्याशी सनातन पांडे को उतारा है और वहीं भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर को जो है मौका दिया। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है लड़ाई चल रही है। बलिया के पत्रकार जो है क्या कुछ कह रहे हैं वो हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आसिफ जैदी है। तो आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल है? देखिए, चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऐसी कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ नेक टू नेक फाइट है। हाँ, नेक टू नेक फाइट। बलिया एक बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस यहाँ ज़्यादा है और आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी विभूतियाँ, यहाँ वहीं चंद्रशेखर जी, मीचितु पांडे, मंगल पांडे, भृगुमुनि की धरती है, महर्षि भृगु जी की। तो यहाँ पे जो है ये अलग टाइप का, अलग मिजाज का जिला है, तो ये अपनी चॉइस खुद करता है। इन्हें देश की हवा से कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट है और सबसे बड़ी जो बात आपने बताई वो यहाँ पर कोई हवा काम नहीं करती, यहाँ के लोग अपनी हवा के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीजें बताइए कि अगर हम समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो कौन सी जो है बिरादरी सबसे ज्यादा हावी है इस लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, बलिया, मैंने आपसे पहले भी कहा, जब पूरा देश जल रहा था तो बलिया शांत था। बलिया में जातिवाद नहीं चलती है। यहाँ पर सिकंदर खां को देखेंगे तो वो किसी बाबू शाह की शक्ल में नजर आएंगे, किसी तिवारी जी को देखेंगे किसी मुल्ला जी की शक्ल में नजर आएंगे। तो यहाँ पर इतना आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ जाति फैक्टर काम नहीं करता। यहाँ पर्सनल फैक्टर है और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मैंने कहा ना कि एक अलग टाइप का जिला है और यहाँ बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सीट का मिजाज अलग है। तो क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर यहाँ की जनता जो है वोट डालती है? देखिए, अभी तक तो जो बीजेपी जो लड़ती आई है वो राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ती आई है, लेकिन विकास बहुत बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा धीमी है क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोग दूसरे जनपद को इलाज करने के लिए रेफर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। बाकी अच्छा, मतलब ये एक स्वास्थ्य का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर जनता यहाँ की वोट डालेगी। तो आपके हिसाब से अगर पूछा जाए तो अभी दोनों प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी जो आपको लगता है कि ज्यादा जो है प्रबल जो है नजर आ रहा हो? नेक टू नेक फाइट तो आपने बताई ही, लेकिन फिर भी जो आम जनता के बीच आप जाते हैं, आप देखते हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, दोनों कैंडिडेट जो बहुत मेच्योर कैंडिडेट है, काफी अनुभव है नीरज जी को भी, और जिस तरह मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, बचपन से राजनीति देख रहा है। और हमारे सनातन बाबा भी पूर्व मंत्री कहिए, पूर्व विधायक कहिए, या बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन है। तो दोनों नेक टू नेक फाइटर। सर, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि कोई रिजल्ट अब कहा नहीं जा सकता, मुश्किल है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? नरेंद्र मिश्रा मेरा नाम पड़ेगा। तो नरेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या कुछ हवा जो है बलिया लोकसभा क्षेत्र में चल रही है? देखिए गौरव जी, ये गौरव जो बलिया कहा जाता है ना, घर घर नेता है और चंद्रशेखर के नाम से ये बलिया चर्चित है। सन 1977 से 2004 तक चंद्रशेखर जी ने प्रतिनिधित्व किया है इस बलिया का, और उसके बाद 2004 में उनके मौत के बाद 2007 में जब चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें नीरज शेखर जी सांसद चुने गए उपचुनाव में। फिर 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर जी के नीरज जी ही समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए, और उसके बाद से फिर 2014 में पहली बार बीजेपी ने यहाँ से अपना कमल खिलाया था। तो यहाँ अगर बात की जाए कौन पलड़ा भारी है आज के डेट में, तो ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से इंडिया अलायंस और एक तरफ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी नीरज शेखर हैं। तो कौन इसमें जीत हासिल करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लड़ाई कांटे की है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बलिया लोकसभा क्षेत्र के समीकरण के बारे में समझे, बिरादरियों के बारे में समझे, तो कौन सी बिरादरी या कौन सी जाति जो है वो हावी पड़ती है यहाँ पर?
देखिए, हावी की अगर बात करें तो जैसे चंद्रशेखर जी लगातार यहाँ से, आपसे मैंने बताया कि 2004 से 2004 तक प्रतिनिधित्व किए हैं, तो राजपूत बिरादरी के हैं वो। अगर जातीय समीकरण रहता तो राजपूत बिरादरी से चंद्रशेखर जी यहाँ से लगातार संसदीय क्षेत्र में नहीं आते और लोकसभा नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं जातीय दल से हट करके एक बलिया एक अलग अपना पहचान बनाए रखा है, चूंकि क्रांतिकारी धरती पहले से भी कही जाती है और आज़ादी की लड़ाई में भी अपना अहम भूमिका निभाया था। तो इसलिए यहाँ जातिगत मामले मायने नहीं रखते हैं। लेकिन चुनावी समीकरण अगर देखा जाए तो जब चुनाव आ जाता है तो बलिया की जनता है अपने अनुसार निर्णय ले लेती है। अच्छा, अपने हिसाब से जो है वो फैसला लेती है। लेकिन यहाँ पर एक और मुझे चीज समझनी है, क्योंकि जैसे ही ये चुनाव शुरू हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमने देखा कि जो एक कॉमन सी चीज निकल कर आई वो थी ठाकुरों राजपूतों में विरोध। सबसे पहले हमने देखा संगीत सोम को और वहां पर हमने संजीव बालियान का विरोध देखा। तो यहाँ पर तमाम ऐसे जो है चरण वाइज बढ़ता गया और अब जो है क्योंकि चुनाव पूर्वांचल में है, तो क्या लगता है ये जो मसला है ठाकुर और राजपूतों का विवाद, क्या यहाँ पर भी नजर आएगा? क्या यहाँ पर भी उस मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक दलों का ये अपना अपना जो भी अपना बना चुके हैं, लेकिन बलिया में यही पहले से बना दिया गया है कि ब्राह्मण को अगर वोट दिया जाएगा तो ब्राह्मण, पिछली बार चूंकि सनातन पांडे रनर रहे और इस बार और इसके पहले राजपूत बिरादरी हावी रही है, तो मैं समझता हूं कि ब्राह्मण और राजपूत का राजनीतिक दलों ने अपना एक जगह दे दिया है। ऐसा बलिया में नहीं देखा जाता है। और चुनाव चूंकि 1 जून को है और 4 तारीख को परिणाम क्या आएगा ये समय बताएगा। अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल। जिस प्रकार से चुनावी बयानबाजी चल रही है, मतलब हमने देखा कि सबसे पहले मंगलसूत्र जैसा बयान आता है, उसके बाद आरक्षण को लेकर आता है। आरक्षण को लेकर जो है प्रधानमंत्री कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि SC ST OBC सबका आरक्षण खत्म करके हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो इस तरह के तमाम बयानबाजी आती है। तो क्या उन बयानों का असर आपको बलिया लोकसभा क्षेत्र में नजर आता है? देखिए, बलिया लोकसभा चूंकि पत्रकारिता क्षेत्र से हम भी हैं, तो जो सरकार अपने स्तर से करती है, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय उन्होंने अपना आरक्षण लागू किया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जोगी सरकार अभी अपना परीक्षण कर रही है, जिस तरह का जांच कर रही है। जो सामने आएगा उस तरह का अपने स्तर से जो करना होगा वो सही करेंगे। अब जनता के बीच में क्या उसका महत्व आ रहा है ये देखने वाली बात होगी। और भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार पांडे। तो श्रवण जी, आपके हिसाब से क्या कुछ माहौल है? यहाँ पे दोनों में एक जोरदार टक्कर है और यह कहना मुश्किल है कि कौन जीते कौन हारेगा। यह 1 तारीख को मतदाता ही इसका तय निर्णय कर पाएंगे और 4 तारीख को जो गिनती होगी तो उस दिन असली समय बताएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो सर, बागी बलिया है, कुछ तो मतलब आपको दिख रहा होगा कि लोगों का रुख किस साइड जो है जा रहा है? नहीं, यहाँ की पहले की जनता एक चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं हम भी, अमर उजाला में क्राइम रिपोर्टर भी रहे। ये कहने मतलब है कि जब हम लोग गाँव में इस साल जो घूमे पहले घूमते थे तो 2 चीज फर्क हमको देखने को मिला, मुझे व्यक्तिगत रूप से। पहले जैसे हम लोग जाते थे तो हर चट्टी चौर किसको वोट देंगे, मोदी मोदी, योगी योगी। लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं कहीं छोटे छोटे, तो ये चीज देखने को नहीं मिले। कहीं न कहीं से मतदाता मौन है और मौन किसको नुकसान करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मतलब साइलेंट वोटर्स है, वोटर्स ने तय कर लिया। हाँ, किसको तय करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कारण कि जैसे पहले लहर जो 2014-19 वाली चलते थे, जिस छोटे बड़े बूढ़े जिससे हम पूछते थे यही लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। लेकिन कहीं ना कहीं से मतदाता का न बोलना और न चिल्लाना, मुझे लग रहा है कि भविष्य में खतरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो मतदाता ही तय कर पाएगा। अच्छा, क्या है बलिया के ऐसे जमीनी मुद्दे जिन पर जनता जो है वोट डालने जाएगी इस बार? सर देखिए, मेरे हिसाब से अगर पत्रकारिता के हिसाब से कहेंगे, न मुझे नेतागिरी करना है, न हम किसी चीज पर, लेकिन मेरे नजर में सबसे जो यहाँ की अहम मुद्दा है वो उच्च शिक्षा है। मेरे यहाँ सबसे पिछड़ा हम लोग, मैंने अगर दिल्ली से लिया जाए तो हम लोग काफी अंत पे हैं, बिहार के बॉर्डर पे हैं। मेरे बच्चे यहाँ से 900-800 किलोमीटर दूर जाके पढ़ने जाते हैं और मुझे यहाँ भाड़ा से लेकर के तमाम चीजों का मुद्दा है। अगर यहाँ की चाहे कोई भी प्रतिनिधि रहा हो, चाहे जिस पार्टी का जीत करावे, अगर वो इस उच्च शिक्षा पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से यहाँ के गरीब लोगों मतदाताओं का निश्चित उद्धार होगा। और जो हम कोटा, दिल्ली या दौलताबाद भेजते हैं, मेरा जो बजट खर्चा, रूम किराया लगता है, उससे हमारी बचत होगी। जैसा कि यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर खुल गई तो हमको काफी लाभ मिला मेरे बच्चों को। तो ऐसे उच्च शिक्षा भी खुल जाए, स्वास्थ्य शिक्षा यहाँ की मजबूत हो जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ के लोग बम बम बोलेंगे और एक बार दिल्ली नहीं बलिया को याद करेंगे। मतलब शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे हो सकता है कि आदमी यहाँ का वोट डाले। उस पे अमल करना उनको अनिवार्य है। अगर शिक्षा उस शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आज आप हैं, कल परसों वो होगा, दूसरा तीसरा को हम चुन सकते हैं, क्योंकि आपको हम बार बार देखेंगे नहीं। तो ये परिवर्तन बच्चों के लिए सबसे अहम रोल है। दूसरा बेरोजगारी, महंगाई हर जगह देख रहे हैं,
ये भी एक मुद्दा है। लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, उस पर हम भाई नहीं इफर्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा करता है, तो वो तो सरकार पे डिपेंड करता है, जैसे उसकी वजह उस काम करता है। क्योंकि सर आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, तो इस बार राहुल गांधी ने, कांग्रेस टीम ने पूरी जो है फोकस कर रखा है युवाओं पर। मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो मैनिफेस्टो में काफी चीजें उन्होंने युवाओं के लिए कही और ये कहा कि भैया जॉब गारंटी मिलेगी, 30 लाख जो सेंट्रल विभाग में जो वैकेंसीज है उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्या लगता है कि ये जो शिक्षा का मुद्दा कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी दोनों ने इस बार जो मुद्दा उठाया हुआ है कि मुद्दा भारी पड़ेगा भाजपा पर? अच्छा ये बताइए सर, हर गवर्नमेंट आती है अपनी अपनी घोषणाएं लेकर आती है, उसमें से कितने % सही होते हैं? चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या घोषणा किया, उन्होंने क्या, ऐसा कुछ नहीं है। काम करके धरातल पे दिखाइए। राजीव गांधी क्या कहते थे, 1 रुपया चला है, 80 रुपया नहीं पहुंच पाता है, 20 पैसा पहुंचता है। तो जड़ तक जाने की कोशिश करे कि वास्तव में वो जो हमने योजना चलाई, जो धरातल, वो धरातल पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन ये लोग घोषणाएं करते, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उस बंदे तक पहुंचा कि नहीं, अंतिम छोर तक, उसको तहकीकात करना चाहिए। क्योंकि एसी में बैठ करके चाहे कोई भी सरकार हो, नहीं चलेगा। आप अपने उस प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री सीएम बना करके उस गांव में, उस कौम में भेजिए और उसके दर्द को समझिए और दर्द को वहां निभाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं सुधार निश्चित होगा। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी उपेंद्र गुप्ता। तो उपेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है बलिया में। और एक तरफ देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर जी है चुनावी मैदान में, और वही दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया गठबंधन से तो सनातन पांडे को चुनावी मैदान में जो है इंडिया गठबंधन ने उतारा है। लड़ाई कर्कश है और दोनों में मुकाबला जोरदार यहाँ चल रहा है। दोनों में मुकाबला जोरदार है जी। अच्छा, कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट डालेंगे इस बार? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यह है कि लगातार जो है बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारे राज्य में, हमारे सरकार में महंगाई से लेकर और रोजगार से लेकर तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर लगातार काम किया जा रहा है और उस पर लोग जो है वोट करेंगे। वही अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी ज्यादा है। ये दोनों नेता जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। अगर बात करें वास्तविकता, अगर बलिया की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर खराब व्यवस्था है तो स्वास्थ्य की है। जहां छोटी सी भी अगर कोई मामला होती है तो तुरंत यहाँ के जो डॉक्टर है तुरंत बनारस के लिए रेफर कर देते हैं। कोई भी मामला होता है, गंभीर केस यहाँ पे नहीं देखा जाता है। अगर बलिया में अगर सरकार सबसे ज्यादा फोकस अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पे करे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए, बेहतर इलाज करे तो ये बहुत लोगों के लिए रिलीफ होगी और गरीबों का काफी हद तक रिलीफ मिलेगी और उनके पैसे की बचत होगी। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही लंबे क्षेत्रफल में लोकसभा फैला हुआ है। दूर दराज गांवों तक क्या लगता है कि वहां जो चर्चा चल रही है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगी चुनाव को? देखिए, सबसे बड़ी बात है बलिया में जो चर्चा है अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है या नीरज शेखर जी का है तो मोदी के ही चेहरे पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। दूसरा चेहरा एक और इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री का। एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा है तो दूसरा चंद्रशेखर का चेहरा है। इन दोनों चेहरे के बीच बीजेपी जो है चुनावी मैदान में है और ये लगता है कि सभी वर्गों का वोट लेकर हम चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें सनातन पांडे को तो उन्हें लगता है कि मैं जो है एक तरफ ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर, और बलिया लोकसभा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मतदाता जो है ब्राह्मण हैं, दूसरी तरफ ठाकुर है, उसके बाद अन्य जो बिरादरी हैं। उनको ये लगता है कि यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और कुछ अन्य बिरादरी के लोग भी अगर वोट कर देते हैं तो यहाँ से जो है सनातन पांडे चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशी मजबूती के साथ और सभी वर्ग का दावा कर रहे हैं कि हमें वोट मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवल जी सैनी। नवल जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है और सनातन पांडे इस बात को लेकर जो है अस्वस्थ हैं कि ब्राह्मण जो है वोट करेगा, क्या लगता है? देखिए, बलिया बागी बलिया है और यहाँ का वोटरों का समझना बड़ा मुश्किल है और ये तभी समझ में आता है जब मतदान के 2 दिन पहले समझ में आता है और पार्टी मोहर लगा देती है कि हम जीत गए हैं। इसके पहले लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दोनों पार्टी को देखा जाए तो दोनों पार्टी जीत रही हैं, दोनों पार्टी जीत रही हैं सब। लेकिन हकीकत में क्या है 2 दिन पहले मालूम चल जाएगा। बलिया बागी बलिया है ये। 2 दिन कैसे? 2 दिन पहले सभी को मोहर लगा कि हम जीत गए हैं, पक्का। अच्छा, इसके अलावा यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं वो कौन कौन से जिस पर वोट डाले जाएंगे? देखिए, पहले मुद्दा तो ये है कि स्वास्थ्य, दूसरा यहाँ का विकास। बलिया का विकास देखा जाए तो अभी भी पिछड़ा हुआ है, कागज पे और ऊपर से दिखा जाए कि हो गया,
लेकिन हकीकत में होता नहीं है। कागज पे हो जाता है बट सामने दिखाई नहीं देता है। इस बार जो वोटरों का दिमाग है, मुद्दा विकास के मुद्दा होने चाहिए यहाँ पे। विकास का मुद्दा। जी, विकास। अच्छा, इसके अलावा जो चुनावी बयानबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरफ से हो, तो क्या लगता है बयानबाजी जो मंच से सभाओं से हो रही है, क्या यहाँ के लोकल लोगों को उस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव, जैसे मंगलसूत्र वाला बयान था, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत क्या चर्चा चल रही है? चर्चा देखिए, दोनों पार्टी को बताया तो हम है कि सपा और गठबंधनकारी का हम जीत गए हैं, ये मतलब दावा निकल रहा है। और नीरज शेखर कह रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं। दोनों प्रत्याशी कह रहे हैं जीत गए हैं, लेकिन ये आपको 4 जून को ही मालूम चल जाएगा कौन प्रत्याशी जीता। तो साफ तौर पे आपने सुना कि पत्रकारों का कहना है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो काफी साइलेंट है इस बार, और वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं कि जैसा कि पहले चुनाव में हुआ है कि एक लहर चली है, लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है। इस बार वोटर्स बहुत साइलेंट है और अब सीधे नतीजे तो है 4 तारीख को ही पता चलेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।